एक बार सिलेबस देख लो। देखो जी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये सारी आपकी टॉर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है जी। आठवां, नौवां, दसवां आपका ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ठीक है जी। है नीचे। कोई बात नहीं, 1986 का है ना, ठीक है। डेफिनेशंस करनी है इसके अंदर, बेसिकली कंज्यूमर राइट एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म करना है। आज जो है अपन ये जो एक्ट है तीनों, इसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक तो डेफिनेशन क्लोज है, हाँ, एक डायरेक्ट, हाँ, कि किस चीज की डेफिनेशन कौन सी उसमें दी हुई है उसको मैच करें, ऐसे क्वेश्चन कभी सर एक इसको पूछ रहे थे कोई आया ना, एक सेकंड। हम्म, देखो जी, डेफिनेशन करने हैं, कंज्यूमर के राइट्स करने हैं, और रिड्रेसल मैकेनिज्म करना है। टोटल पे रेट का बेसिकली 30% करना आपने, ठीक है जी। दूसरा, एमएससीटी एक्ट 1988 वाला करना है, पुराने वाला निपटाना, ठीक है जी। इसके अंदर नो फॉल्ट लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड क्लेम ट्रिब्यूनल निपटानी है इसमें से। तीसरा जो आपका है कंपटीशन एक्ट 2002, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, abuse of position and रेगुलेशन। कंपटीशन के अंदर जो पोजीशन होती है उसकी अपनी पोजीशन का गलत फायदा कंपटीशन एक्ट के अंदर। रेगुलेशंस किसकी, कॉम्बिनेशन, रेगुलेशंस ऑन कॉम्बिनेशंस की। बेसिकली तीन ये प्रोजेक्ट, तीन ये कंसेप्ट, और ऊपर ये तीन, टोटल जो है अपने को ये 9 कंसेप्ट निपटाने हैं, ठीक है जी। आओ जरा एक बार शुरू कर देते हैं, एक बार और जाना पड़ेगा बस मेरे को बीच में देख के ना, कभी दूसरी ये चीज़ उठा लें फिर ऊपर से दरवाज़ा बंद कर दूँ, बंदरों का खतरा ज़्यादा ही है यहाँ पे। आओ जी, ज़रा एक्ट के ऊपर आ जाओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे आ जाओ। देखो जी, डेफिनेशन करनी है। आज ये तीनों बेर निपटाने की कोशिश करते हैं, अगर तीनों निपट जाते हैं वेल एंड गुड है, मान लो कल का भी दिन जाता है इसमें, तो एक ये एक्ट निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद टोट शुरू कर लेते हैं। देखो इसमें सिर्फ डेफिनेशन करेंगे, इसके अंदर और क्या क्या करना है अपने को, सिर्फ डेफिनेशन करना है, कंज्यूमर के राइट्स करने और रिड्रेसल करना है, ठीक है ना। देखो जरा, अगर मैं इसके कंटेंट तो मिलेंगे नहीं इसमें, दूसरा खोलूंगे, चलो कोई नहीं, सीधे डेफिनेशन पे आ जाओ। कितने 40? हम्म, कमेंट्री वाला, हाँ हाँ गजट का है, कौन सा खोलूँ। कौन सा था, 1985 था क्या, कौन सा था, 1986, पीडीएफ। वही है बस, अपने अपने
जो पुराना सिलेबस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग घिसा रहे हैं बस, और तो क्या है। बट वो ध्यान रखना, वो उनका लॉ से कोई लेना देना नहीं है जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं ना इसमें। देखो जरा, डेफिनेशन सेक्शन 2 निपटाना है अपने को, ठीक है जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की जरूरत नहीं है। रेड्रेसल एजेंसीज ये निपटाएंगे चैप्टर 3। बस खत्म मिसलेनियस। और कंज्यूमर राइट्स शायद इसी में डेफिनेशन इसी में मिल जाएंगी। प्रोटेक्शन काउंसिल, अच्छा रेड्रेसल में तो ये भी आ जाएंगे फिर। चलो कोई नहीं, मोटा मोटा बता दूंगा मैं आपको, आओ जरा सिंपल। सीधा डेफिनेशन पे आ जाओ। ये एक्ट कब आया था, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन प्रियम्बल छोड़, सब कुछ छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है जी। सीधा अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी मींस लेबोरेटरी और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू सच गाइडलाइंस, ये कर दिया हमने रिकॉर्डिंग पे, ठीक है। as may be prescribed by the central government in this behalf, ठीक है जी। any such laboratory or organization established by or under any law for the timing in force which is maintained, financed or aided by the central government or the state government for carrying out analysis or test of any goods with a view to determining whether such goods suffer from any defect, ठीक है। देखो लेबोरेटरी किसकी बात कर रहे हैं, लेट्स से मेरे को एक केस याद आ रहा है जो मैंने अपने जीवन का पहला केस निपटाया था। उसमें क्या था, एक पेप्सी की बोतल थी या पता नहीं वो कोक की बोतल थी, 2 लीटर वाली, ठीक है जी। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कंज्यूमर ने क्या बोल दिया कि भाई इसके अंदर तो चूहा मरा पड़ा था और हमने ये पी ली। हमने पीने के बाद हम जो है बीमार हो गए, हमारा इतने का खर्चा हो गया, ठीक है जी। हम बेसिकली कंपनी की तरफ से थी, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा लूप होता है। जैसे कि मान लो पेप्सी की बोतल है प्लास्टिक की जैसी, या फिर कोक की बोतल है, ठीक है। तो ये क्या है कि ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है ना। मान लो अगर इनके अंदर कुछ ऐसा है, कुछ चूहे जैसा मरा पड़ा है, तो बहुत ज्यादा स्मेल होती है उसमें, ठीक है जी। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पफ्ड मिलेगी बोतल, ठीक है जी। और क्या है, आपको उसी समय शिकायत करनी होती है, ठीक है जी। फिर शिकायत करने के बाद क्या है, फिर उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में भेजने के बाद फिर एनालिसिस वगैरह करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है जी। जो भी लेबोरेटरी वगैरह थी उसकी टेस्ट बिल्कुल जीरो आई। बोला कि जी नहीं, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था, जो केमिकल इसके अंदर मिला है वो केमिकल वही है जो पेय पदार्थ के अंदर होता है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और लेट से अगर चूहे जैसी कोई समस्या होती तो वो तो वैसे ही दिखता है, वो तो स्मेल इतनी गंदी हो जाती, ठीक है जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पफ्ड बोतल भी नहीं थी, कोई कंप्लेंट वगैरह भी नहीं था। हमने बैच बैच भी चेक करवाया। एक बैच होता है ना, एक लोट होता है, ठीक है ना, एक लोट में ना ना ना, मेरा केस था बेसिकली, कंज्यूमर के केस थे बेसिकली। हाँ, मेरे सीनियर ने ये केस मेरे को दे दिया था, भाई तू देख ले, बड़ा सिंपल सा केस है। ना ना ना, यही इधर ही, ए, दीपक जैन नाम है। तो एक समय में कंज्यूमर का बहुत काम था उनके पास, आजकल तो शायद पता नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, रोहतक में एक समय वॉज वेरी वेल नोन एंड रिनाउंस्ड एडवोकेट एज फार एज कंज्यूमर राइट्स एंड रिड्रेसल्स आर कंसर्न, ठीक है जी। तो फिर क्या था, वो केस फेवर में आ गया था, ठीक हो गया। ये कहाँ, लेबोरेटरीज वगैरह में बेचे जाते हैं, बट लेबोरेटरीज कैसे रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, लेकिन प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है जी। या फिर कोई दूसरी सच लेबोरेटरी वगैरह हो। आ जाओ ब्रांच ऑफिस मतलब एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रांच बाय द अपोजिट पार्टी, ठीक है जी। सिंपल है, आ जाओ अब कंज्यूमर की डेफिनेशन पे आ जाओ। ए कंज्यूमर और एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट हु और विच मेक्स अ कंप्लेंट, ठीक है जी, जो शिकायत दर्ज करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आते हैं, ध्यान रखना। सॉरी सॉरी, कंप्लेंट कंप्लेंट की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, कंज्यूमर तो आता ही आता है बेसिकली, ठीक है जी। एनजीओज वगैरह भी आते हैं, ध्यान रखना सिर्फ कंज्यूमर। या फिर पहले कंज्यूमर की डेफिनेशन एक बार जरा कंप्लेंट की पढ़ लेते हैं, फिर कंज्यूमर, सीधी कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ। वन और मोर कंज्यूमर, जहां पर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट, ठीक है जी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर, उसके एलआर आगे। कंप्लेंट मतलब कोई एलिगेशन है राइटिंग में जो कंप्लेंट बनाई गई है, ठीक है जी। किस लिए, दैट की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है, या फिर एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो है अडॉप्ट करी गई है किसी ट्रेडर के द्वारा या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, या गुड्स bought by him or agreed to be bought by him suffer from one or more defects, ठीक है जी। the services hired or availed of or agreed to be hired or availed of by him suffer from deficiencies in any respect, ठीक है जी। चलो जी, ट्रेडर, ये कलर चेंज,
चलो शायद वैसे ही इसके अंदर व्यवसायी भी आ जाता है और सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में भी हैज चार्ज फॉर द गुड्स और फॉर द सर्विस मेंशन इन द कंप्लेंट ए प्राइस इन एक्सेस इन द प्राइस, ठीक है जी, फिक्स बाय और अंडर इन ऑफ द टाइमिंग इन्फोर्स डिस्प्लेड ऑन गुड डिस्प्लेड ऑन द प्राइस लिस्ट, ठीक है जी, एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, गुड्स विच विल हजार्डस टू द लाइफ, इन चीज़ों के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर आ जाओ सर्विस टू विच हजार्डस और लाइकली टू बी हजार्डस टू लाइफ, ठीक है जी, उन चीज़ों के अंदर डील कर रहे हैं। कंज्यूमर की डेफिनेशन पे आ जाओ सीधे सीधा। कंज्यूमर सेक्शन 2 का डी मतलब कोई बंदा हु बायज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, पैसे के बदले में, विच हैव बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम और डेफर्ड पेमेंट एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, यूजर को भी अंडरलाइन कर लेना, यूजर भी आ जाता है, मान लो उसने पैसे पे नहीं करे, बस क्या है वो यूजर, यूजर यूज कर रहा है उसको, अदर देन द पर्सन हु बायज सच गुड, ठीक है जी, जिस बंदे ने खरीदी है उसके अलावा यूजर भी है, फॉर कंसिडरेशन पेड प्रॉमिस, चलो जी, और अंडर एनी सिस्टम डेफर्ड पेमेंट व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ सच पर्सन, ठीक है जी, बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु obtains सच गुड्स फॉर रीसेल, उस बंदे को शामिल नहीं करेंगे जो उन वस्तुओं की प्राप्ति करता है आगे बेचने के लिए, रीसेल के लिए, और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है जी। जनरली किसमें होता है, जैसे गाड़ियों के इंश्योरेंस इंश्योरेंस के केस वगैरह आते हैं, ठीक है ना। मान लो एक गाड़ी का बेसिकली क्या हुआ, एक्सीडेंट हो जाता है, रोहतक की परचेज है वो गाड़ी, ठीक है जी। अब कहाँ है एक्सीडेंट, कहाँ हुआ है, लेट से कुरुक्षेत्र के आगे एक्सीडेंट हुआ है, अपना जो नेशनल हाईवे जो है, ठीक है जी। अब क्या है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसको बेसिकली इंश्योरेंस की जो टर्म्स है उनमें से निकालने के लिए क्या करेगी, उस गाड़ी के यूजेस देखेगी। लेट से उस गाड़ी की रनिंग ही लाख 1.5 लाख हो चुकी है 2-1 साल के अंदर ही, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है, कंज्यूमर पर्पज से नहीं हो रही है, तो कमर्शियल पर्पज पे यूज कर रहा है जी गाड़ी, इसलिए हमने इसका इंश्योरेंस रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। कमर्शियल पर्पज से नहीं होनी चाहिए। लेट से मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी है अपने घर के लिए, अपने यूज के लिए खरीदी है, डिफेक्ट आ गया तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की रेमेडी ले लूंगा। लेट से मैं उसको घर में लगा के रखा हूँ लेकिन आस पड़ोस के सबके कपड़े धोता हूँ, धोबी पड़े का काम करता हूँ, ध्यान रखना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कंप्लेंट नहीं डलेगी, क्यों, मैं कंज्यूमर नहीं रहा, मैं कमर्शियल यूज कर रहा हूँ, ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ। हायर्स और अवेल्स ऑफ, यानी जिसने हायर पे ले रखी है चीज या प्राप्त कर ली है चीज की कोई सर्विस फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड, एनी सर्विस को कर लेना, फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस सेम टू सेम अंडर सिस्टम डेफर्ड पेमेंट एंड इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी को अंडरलाइन कर देना, ऑफ सच सर्विसेज अदर देन द पर्सन हु हायर्स और वेल्स इट, ठीक है जी, द सर्विस फॉर द सेम टू सेम चल रहा है आगे। when such service are availed of the approval of with the approval of the first mentioned person but does not include, वो वाला बंदा जो अवेल करता है वो वाली सर्विस किस लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, ध्यान रखो गुड्स भी आ गई इसके अंदर और सर्विसेज भी आ गई इसके अंदर, ठीक हो गया। Explanation for the purpose of this clause, commercial purpose does not include use by a person of goods bought and used by him and service availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood by means of सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। ध्यान रखना कमर्शियल पर्पस के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं वो वाले माल को जो खरीदी गई हैं, ठीक है जी, या फिर सर्विस जो अवेल करी गई है एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अपनी खुद की अर्निंग करने के लिए, ठीक है जी। अब जैसे बेसिकली क्या है, लेट से कोई मालिश वाला है, अब वो मालिश के लिए अलग अलग इक्विपमेंट खरीद लेता है, पता होगा ना, इंडिया के अंदर तो वो बजिंग ग्लव्स वगैरह भी खरीदे जाते हैं, ठीक है, जिससे उसकी मसाज वगैरह करते हैं, ठीक है। अगर ये अपनी कमाई के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहा है काम तो अच्छा है, वरना भूल जाओ, ठीक है जी। ई कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब होता है एक डिस्प्यूट जहां पर पर्सन अगेंस्ट हुम ए कंप्लेंट हैज बीन मेड डिनाइज और डिस्प्यूट्स द एलिगेशन कंटेंट इन द कंप्लेंट। देखो कंज्यूमर डिस्प्यूट वही जो कंज्यूमर के अंदर एलिगेशन लगाए गए जिसको जो डिनाई करेगा उसके साथ डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है, ठीक है जी। डिफेक्ट का मतलब एनी डिफॉल्ट, हाँ एनी डिफॉल्ट imperfection or shortcoming in the quality, quantity, potency, purity और standards, ठीक है, ये सारी की सारी which is required to be maintained by or under any law for the time, एक सेकेंड, और under any law for the time being in force or under any contract express or implied, ठीक है जी, as is claimed by the trader in any manner whatsoever in relation to any goods। हाँ जी, पोटेंसी का मतलब होता है क्षमता उसकी, बेसिकली
ठीक है ना। मेरे मुझे याद आ रहा है एक बार ना, जैसे वो जैसे वो नहीं होते थे, एक ऐसे फोन होते थे यूं करके यूं फोन खुलता स्लाइड वाले, ऐसे करके यूं खुलते थे, ऐसे करके यूं खुल जाते थे वो फोन, और यूं भी खुलते थे वो। ठीक है जी, उनमें क्या, हाँ की पैड अलग हो जाता था, वो अलग हो जाती, वो स्क्रीन ऐसे करो, वो बहुत जल्दी खराब होते थे। ठीक है जी। तो क्या था, एक केस क्या आया कि सैमसंग ने फोन निकाला, पता नहीं क्या नाम था उनका, फोन देखने में बहुत अच्छे थे, मतलब तहलका मचा दिया था उन फोनों ने। ठीक है जी। क्या फ़ोन था वो, क्या भाई जैसे स्लाइड कर रहा है लेकिन 4 महीने में खराब हो गया। ठीक है जी। या फिर लेट्स से किसी ने अपना मार्च अप्रैल में खरीद लिया, जैसे ही बारिश का मौसम आया, क्योंकि यहाँ तो हुमस का मौसम रहता है, हुमस बनी, ठीक है जी, और खराब, उसका स्लाइड खराब हो गया। हर तीसरे महीने उसके अंदर एक वो तार होती थी, तार और प्लस ऑफ, मतलब एक वो पत्ती सी होती थी जिसमें पूरा डाटा स्टोर होता था, वो चेंज करवानी पड़ती थी। अब क्या हुआ, एक कंज्यूमर ने क्या करा, वो सीधा सिंपल हार के आया कि भैया ऐसे ऐसे दिक्कत है। ठीक है जी। फिर क्या है, उसका सिंपल सा केस चलवा दिया, उससे सिंपल इतना ही पूछा कि भाई तू कंज्यूमर है, घर के लिए यूज कर रहा है, डोमेस्टिक यूज कर रहा है या फिर कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहा है, बोले घर के लिए यूज कर रहा हूँ इसको। ठीक है जी। और फिर हमने ये पूछा कि भाई इसके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज तो नहीं करे हैं, बोले नहीं। उसमें जो मेन चीज जो हमारे फेवर की वो क्या थी, उसके अंदर एक फीचर था कि आपको यदि फोन सुनना है या फोन करना है, यू हैव टू स्लाइड इट ऑन, आपको स्लाइड अप करके वो ऑन करना पड़ता था, बिना स्लाइड करे वो फोन ऑन ही नहीं होता था। यानी फोन चाहे आपको करना हो चाहे आपको सुनना हो, वो आपको स्लाइड करके और फिर हेलो करना पड़ेगा। अब स्लाइड तो करना ही पड़ेगा, जो नॉर्मल यूज है वो तो करना ही पड़ेगा। इसके अंदर क्या है, इसकी पोटेंसी में, इसकी शॉर्ट कमिंग में इम्परफेक्शन आ गई, फॉल्ट आ गया, इसकी क्वालिटी खराब है, नेचर खराब है। ठीक है जी। जो कुछ भी इसके अंदर आया वो डिफेक्ट यूज के अंदर आ जाएगा, डिफिशियंसी, कमी। ठीक है। डिफेक्ट के अंदर एफ फॉर फोल्ट कर लेना, जी फॉर डिफिशियंसी। ठीक है ना, विटामिन जी की कमी होगी इसके अंदर। एनी फॉल्ट, imperfection, shortcoming, inadequacy in the quality, nature and manner of the performance which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or has been undertaken to be performed by person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any service। ठीक है जी। अब ये क्या है, ये डिफिशियंसी होगी, जैसे सर्विस के अंदर जैसा काम करना चाहिए था ना वैसा काम नहीं कर रहा है, जो स्टैंडर्ड होने चाहिए थे ना उसकी परफॉर्मेंस के, वो नहीं है, तो ये क्या है, डिफिशियंसी, कमी है। डिफेक्ट तो डिफेक्ट ही होगा, सीधा सिंपल। डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, फॉल्ट बेसिकली। एच डिस्ट्रिक्ट फोरम, मतलब डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एस्टेब्लिश अंडर क्लोज ए ऑफ सेक्शन 9। ठीक है जी। माल, मतलब जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बताया गया है। मैन्युफैक्चर का मतलब एक पर्सन हु मेक्स और मैन्युफैक्चर एनी गुड्स और पार्ट्स देयर ऑफ, डज नॉट मेक और मैन्युफैक्चर एनी गुड्स बट असेंबल्स पार्ट देयर ऑफ, मेड और मैन्युफैक्चर्ड बाय द अदर। यस, इवन असेंबलर भी आ जाता है मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन के अंदर। जैसे कि मेरे एक साथी हैं, ठीक है ना, ये जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी, इनको असेंबल करने का काम करते हैं। या फिर रोहतक के अंदर आपने शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आया था ना, ये असेंबल्ड होती थी बेसिकली ये। ठीक है ना। तो क्या है, कहीं से बैटरी आ गई, कहीं से स्कूटर आ गई, कहीं से लाइट आ गई, कहीं से टायर आ गए, असेंबलिंग करी, असेंबल करके एक स्कूटर बना, फिर मार्केट में निकाल दिया। ठीक है जी। ये ट्रेडिंग के काम होते हैं बेसिकली। ठीक है। पुट्स और causes to be put his own mark on any goods made or manufactured by any other manufacturer। yes, बनाई हुई तो किसी और की है लेकिन स्टाम्प अपनी लगी हुई है, तो हम भी मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन, जहां पर मैन्युफैक्चरर डिस्पैच करता है माल को या पार्ट देयर को टू एनी ब्रांच ऑफिस मेंटेन्ड बाय हिम, सच ब्रांच ऑफिस शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द मैन्युफैक्चरर even though the parts so dispatched to it are assembled at such branch office and are sold or distributed from such branch offices। बिल्कुल ठीक बात है जी। हाँ, अगर कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं है, कमर्शियल यूज कर रहा है, जब कमर्शियल या फिर वो कंज्यूमर ही कमर्शियल कंज्यूमर है, तो इसके अंदर नहीं आएगा। क्योंकि कमर्शियल यूज होगा तो भाई साहब बहुत दिन रात पिलाई हो रही है उस चीज की, ठीक है ना, बहुत एक्सट्रीम यूज हो रही है, लेट्स से गाड़ी है, ठीक है ना, अगर डोमेस्टिक यूज करोगे तो एक साल में कितनी चला लोगे, 10-15 हजार, एक साल की बता रहा हूँ, 10-15 हजार। यस, लेकिन एक मान लो काम ही ड्राइवरी का करता हो, ठीक है ना, और जिसके क्लाइंटेज और क्या है कि वो टूर ट्रैवल का काम करता है भाई, उसको क्लाइंट मिल जाए कल को उज्जैन का, कल को क्लाइंट मिल जाए पुंडीचेरी का, वो गाड़ी में भी ले जाएगा उसको। ठीक है जी। तो क्या है, एक साल में आराम से वो खींच देगा, लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख आराम से खींच देगा साल में। ठीक है। मेरे एक साथी वो बेसिकली अपनी छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग का काम चलाते हैं बेसिकली।
ठीक है जी। तो अब जैसे क्या है कि जैसे सामान भी उसके अंदर ढुलाई करवा देते हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है जी। गाड़ी करवा देते, गाड़ी उन्होंने ये जो अपनी टोयोटा की, शायद ये हाइब्रिड आई थी शायद, टोयोटा की, हाँ, आधी बिजली की आधी की वैसी उसी हाइब्रिड, ना ना इनोवा की नहीं, ये अलग से आई थी कोई हाइब्रिड करके, पता नहीं क्या नाम था, जो भी है, ठीक है, जिसकी वो ब्रेजा कॉपी करके, जो मारुति नेक्सा की ब्रेजा नहीं है, ठीक है जी। तो उसकी टोयोटा में आई थी, पता नहीं नाम तो क्या था, लेकिन हाइब्रिड जरूर उस पर लिखा हुआ, ठीक है। तो वो बंदा क्या है, अपना भी डोमेस्टिक काम भी उसी पे कर रहा है, घर पे आना जाना भी, ठीक है जी, और लेट से कहीं पे जा रहा है तो टूर क्या बना रहा है, चलो भाई वहां चलते हैं, और क्या मावा माल की डिलीवरी कराएगा, ठीक है जी। क्या है, बेसिकली सैनिटाइजेशन का काम है, तो काफी थोड़े से मतलब क्या बोलते हैं कि केमिकल्स वगैरह भी धो लेता है कई बार वो गाड़ी में, ठीक है ना। तो क्या है, वो अपना उठाए, ठीक है जी, उज्जैन चला गया, उठाए अपना भाई कानपुर चला गया, उठाया चलो भैया ऐसा करते हैं, चलो नेशनल हाईवे हाईवे पकड़ते हैं, चलो बॉम्बे चलते हैं, ठीक है जी। तो उसकी गाड़ी को बेसिकली 2 साल हो चुके हैं, ठीक है जी, वो 2 लाख टपने वाला है अपनी गाड़ी के ऊपर, ठीक है जी। जे जे मेंबर includes the president and the member of the national commission and state commission or district forum, तीनों का देखो जी। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इनकी जो कोर्ट सिस्टम होता है, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर लेंगे, हम फिर स्टेट लेवल की बात कर लेंगे, फिर हम नेशनल लेवल की बात कर देंगे। देखो अगर आपने छोटा मोटा केस डालना है तो जुडिक्शन देना पड़ेगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डालना है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास ही जाएंगे। देखो कौन होता है इनकी कोर्ट में, एक प्रेसिडेंट होता है, जज को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, प्लस 2 अदरवाइज मेंबर्स होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है इसको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बंदा, इसको लॉ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो 2 मेंबर हैं, ये इनको लॉ का एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, शहर के बड़े रिनाउंस, अच्छा बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन भी हो सकते हैं। बेसिकली ये जो जॉब दी जाती है, बेसिकली ये जो पोस्ट वगैरह दी जाती हैं, ये थैंक यू के लिए पोस्ट दी जाती है, ठीक है ना। मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसने डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत काम करके रखा और स्टेट उसको थैंक यू बोलना चाहती है, तो मेंबर बना देगी उसको, ठीक हो गया, चलो सही। अब क्या है, लेट से डिस्ट्रिक्ट पे केस निपटा लिया, लेट से अपील करनी है तो कहाँ जाएंगे, स्टेट कमीशन में जाएंगे, सेम प्रेसिडेंट प्लस मेंबर्स, ठीक है ना। हाँ ये देखोगे स्टेट कमीशन के अंदर कोर्ट कितनी, कोर्ट रूम कितने हैं, लेट से 10 कोर्ट रूम है, तो 10 प्रेसिडेंट प्लस 20 मेंबर्स, वो अलग अलग बैठेंगे, ठीक है ना। और मान लो अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल की कंज्यूमर अपील डालनी हो तो नेशनल कमीशन, एक सेकंड, नेशनल कमीशन में जाएंगे, उसमें भी ऐसे ही प्रेसिडेंट प्लस मेंबर्स, ठीक है ना। इसके ऊपर देखो कोई भी अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर, यदि आपको अपील डालनी है तो देयर इज सुप्रीम कोर्ट बस, वो तो किसी के भी डाल सकते हो आप, ठीक है ना। आपने सुप्रीम कोर्ट की देखी भी होगी बेसिकली, कंज्यूमर से रिलेटेड जो है साइटेशन जो व्यवस्थाएं वगैरह देखी, रूलिंग वगैरह। किसका क्लाइंट के, हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना। ये तो कंज्यूमर के लिए आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी बना दी है। लेट से उस कंज्यूमर पिटीशन के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल हो तो इनके तो जुडिक्शन से निकल ही जाएगा, ठीक है ना। हर केस नहीं जाता है, हर केस की अपील नहीं जाती है, यस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिसमें बनता है वो जाएंगे बस सुप्रीम कोर्ट में, अदरवाइज नहीं। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल है ये, 134, 35, 36, 37, 38, हाँ ये अगर उनमें बन गया तो ये जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, तो इसलिए मेंबर्स इंक्लूड, प्रेसिडेंट भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे और मेंबर भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे, ठीक है जी। चाहे नेशनल कमीशन हो, चाहे स्टेट कमीशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट कमीशन नहीं बोलते, डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं, कंज्यूमर फोरम बोलते हैं। नेशनल कमीशन मतलब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, एनसीडीआरसी, ठीक है जी, एस्टेब्लिश अंडर क्लोज सी ऑफ सेक्शन 9,
नोटिफिकेशन छोड़ दो। पर्सन इंक्लूड एक फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, अंडरलाइन कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी, शाबाश, अंडरलाइन स्टार लगा लेना। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, स्टार लगा लेना। एवरी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेदर रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेंबर के अंदर ही पूछ रहे हैं क्या प्रेसिडेंट मेंबर के अंदर इंक्लूड होता है? इसी में से आ जाएंगे, इसी कारण से तो अभी करवा दूंगा, आधे घंटे में हो जाएगा आपका, एक दो एक्ट हो जाएंगे आज। चलो जी, प्रेस्क्राइब्ड छोड़ दो, प्रेस्क्राइब्ड बाय दी, प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एज द केस में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे आ जाओ। रेगुलेशन का मतलब होता है मेड बाय द नेशनल कमीशन। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज मतलब ट्रेड वो वाले ट्रेड पॉलिसी विच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस, ठीक है जी, जिस प्रैक्टिस से प्राइस मैनिपुलेट होता है, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, जैसे कि अब बारिश हो जाएगी, बारिश बारिश होते ही क्या होगा, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। बारिश होते ही सिंपल क्या होगा, टमाटर के रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, चाहे इस एरिया में बारिश हो चाहे ना हो। अभी से टमाटर का मौसम चल रहा है, 20 रुपए किलो टमाटर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। अगर बढ़िया टमाटर ले रहे हो आप, ज्यादा टमाटर ले रहे हो, तो इवन आप 10 रुपए किलो भी टमाटर उठा सकते हो मंडी से। जैसे ही बारिश होगी, रोहतक में बारिश हो चाहे ना हो, लेकिन रेट बढ़ जाएगी। तो ये प्रैक्टिस कैसी है, इससे मैनिपुलेशन होता है किसमें, प्राइस में, और इट्स कंडीशन ऑफ डिलीवरी के अंदर, और अफेक्ट फ्लो ऑफ सप्लाईज इन द मार्केट रिलेटिंग टू द माल और सर्विसेज इन सच ए मैनर एज टू इम्पोज ऑन द कस्टमर्स अनजस्टिफाइड कॉस्ट। यस, कैसी अनजस्टिफाइड कॉस्ट आ गई उनके ऊपर, और रिस्ट्रिक्शन आ गई उनके ऊपर। एंड शेल इंक्लूड, इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, डिले बियॉन्ड द पीरियड एग्रीड टू बाय ट्रेडर इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स और इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज which has led or is likely to lead टू राइज इन द प्राइसेस, वही प्राइस से लेना देना ही, ठीक है जी। और एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर्स अ कंज्यूमर टू बाय, हायर, अवेल एनी गुड्स और एज द केस में बी एनी सर्विसेज एज कंडीशन प्रेसिडेंट टू बाइंग, हायरिंग, अवेलिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, ठीक है जी। कंडीशन प्रेसिडेंट पे जो अगर आ जाएगा। सर्विसेज का मतलब क्या होता है, मतलब वो वाली सेवाएं ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी व्याख्यान की, विच इज मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल, ठीक है जी, जो क्षमता के आधार पर अवेलेबल होती हैं, यूजर्स एंड इंक्लूड्स बट not limited to the provisions of facilities in connection with banking, financing, insurance, transport, processing, supply of electrical or other energy, board, lodging or both, housing construction, entertainment, amusement or purveying of news or other information, but does not include rendering of any service free of charge or under a contract of personal services, ठीक है जी। यस, एक तो पर्सनल सर्विसेज नहीं आएंगी उसके अंदर, ठीक है जी। दूसरा, वो वाली सर्विसेज जो फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल होती है, ठीक है जी, वो नहीं आएंगी। इसके अलावा कोई भी सर्विस है जो ऊपर लिखी हुई है उसमें से ध्यान रखना। लेट से मैं बैंक में गया, बैंक मैनेजर ने जो है मेरी मुझे सर्विस ढंग से दी नहीं, ठीक है जी, या फिर क्या है उसके लिए चार्ज मांगने लग गया, या फिर क्या है सीधा सिंपल है कहा सुनी हुई है, मेरे को अगर कंप्लेंट डालनी है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डाल सकता हूँ, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है, आई एम दी सर्विस कंज्यूमर। चलो, स्पूरियस गुड्स, स्पूरियस मतलब बेकार, एंड सर्विसेज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज विच आर क्लेम टू बी जेन्युइन बट दे आर एक्चुअली नॉट सो, स्पूरियस है, मतलब दोयम दर्जे की है बेसिकली। स्टेट कमीशन छोड़ दो। ट्रेड इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट्स एनी गुड्स फॉर सेल एंड इंक्लूड द मैन्युफैक्चरर। यस, अंडरलाइन कर लेना, इंक्लूड कर लिया इसके अंदर मैन्युफैक्चरर को, देयर ऑफ, एंड जहां पर गुड्स आर सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैकेज फॉर्म इंक्लूड्स द पैकर। यस, इसके अंदर कौन आ गया, पैकर भी आ गया है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब वो वाली ट्रेड प्रैक्टिस विच फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द सेल, यूज और सप्लाई, ये हटा देता हूँ, यूज और सब कहाँ गया, supply of goods or of provisions of any service, adopts any unfair method or unfair or deceptive practice including any of the following practice। मतलब एक प्रैक्टिस मेकिंग स्टेटमेंट वेदर ओरली या राइटिंग में या फिर विजिबली, रिप्रेजेंटिंग ऑफ विच क्या,
falsely represent that goods are of particular standard। वो अरे एक नंबर की चीज है तो क्वालिटी क्वांटिटी ग्रेड कंपोजिशन स्टाइल और मॉडल, ठीक है जी। दूसरा falsely रिप्रेजेंट कर रहा है, falsely को अंडरलाइन कर लेना क्या, कि सर्विसेज आर ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी और ग्रेड। तीसरा falsely रिप्रेजेंट कर रहा है आर एनी रीबिल्ट सेकंड हैंड रेनोवेटेड रिकंडीशनड और ओल्ड गुड्स एज न्यू गुड्स, ठीक है जी। नंबर 4 रिप्रेजेंट दैट गुड्स और सर्विसेज हैव स्पॉन्सरशिप अप्रूवल परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स एसेसरीज यूजेस और बेनिफिट्स विच सच गुड्स और सर्विस डू नॉट हैव, ठीक है जी। अब बस के अंदर जाओगे वो एक हाथ से एक वो पाइप सी होती है उसको जूसर बना के बेचने लग जाता है, तो क्या है एक तरीके से ये भी डिसेप्टिव प्रैक्टिस हो चुकी है, ये भी क्या है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है। पांचवा रिप्रेजेंट करता है कि सेलर और सप्लायर जो है उसके पास स्पॉन्सरशिप है या फिर अप्रूवल है या फिर एफिलिएशन है विच सच सेलर और सप्लायर डज नॉट हैव, जो उसके पास नहीं है बेसिकली। मेक्स ए फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और द यूजफुलनेस ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, ठीक है जी। नंबर 7 gives to the public any warranty or guarantee of the performance efficacy or length of life of a product और goods। वही है सीधी सिंपल सी बात है, गारंटी वारंटी के रीजन में है, ठीक है जी। चलो जी, provided that where a defense is raised to the effect that such warranty or guarantee is based on adequate or proper test, the burden of proof of such defense shall lie on the person raising such defense। underline करना उस बंदे के ऊपर है। makes to the public a representation in form that purports to be एक वारंटी गारंटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, या फिर प्रोमिस करता है रिप्लेस करने का, मेंटेन करने का, रिपेयर करने का उस आर्टिकल को or any part thereof, or to repeat or continue a service until it has achieved a specific result। If such a purported warranty, guarantee or promise is materially misleading, or if there is no reasonable prospect that such warranty, guarantee or promise will be carried out, ठीक है जी। पहले तो बोल दिया अरे हम वहीं पे ठीक कर देंगे ये है वो, जैसे इसका प्रोजेक्टर का किया उसने कंप्यूटर ने, ठीक है जी, क्या हम कर देंगे ठीक कर देंगे। अब वो जैसे ही मैं कॉल करता हूँ जी आप खोल के ले आओ, आपने ऐसे कर दिया, आपने वैसे कर दिया, अगर मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ, लेकिन समय की। चलो, मेटीरियली मिसलीडिंग दी पब्लिक कंसर्निंग, और मेटीरियली वस्तुतः तात्विक रूप से क्या करता है, मिसलीड करता है पब्लिक को, ठीक है ना, कंसर्निंग द प्राइस, जो प्राइस पूछ रही है, एट विच प्रोडक्ट और लाइक प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विस हैव बीन और आर ऑर्डिनरी सोल्ड और प्रोवाइडेड, एंड फॉर दिस पर्पस a representation as to price shall be deemed to refer to the price at which the product of goods or services has or have been sold by sellers or provided by suppliers generally in the relevant market, unless it is clearly specified to be the price at which the product has been sold or services have been provided by the, yes, सर्विसेज प्रोडक्ट के विषय में और क्या है पैसे के विषय में, ठीक है ना, पूरी पब्लिक को मिसलीड करता है। आपने कई जगह ये जैसे अमेजन वगैरह के प्रोडक्ट देखे होंगे, या फिर ऑनलाइन जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आते हैं उस पे क्या है, हरी ओनली 20 रुपीज पर पर आइटम, ठीक है जी। इस हिसाब से आ जाता है, जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक के अंदर फिर क्लिक फिर क्लिक फिर क्लिक, वही 200 रुपए का सामान वही 20 रुपए का, ठीक है जी। तो क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। 10वां गिव्स फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट्स डिस डिस्पैरेजिंग द गुड्स सर्विसेज और ट्रेड ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है जी। मिसलीड कर रहा है, डिस्पैरेज कर रहा है, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज one a statement that is expressed on an article offered or displayed for sale or on its wrapper or container, ठीक है जी। कंटेनर को कुछ भी आपने लिख दिया, expressed or anything attached to, inserted in or accompanying an article offered or displayed for sale or on anything on which the article is mounted for display or sale, ठीक है जी। वही है ना, वो क्लास के बाद आज काम
होगा ना, इतनी देर में बंद हो जाता है ना, आ रहा है बीबी आ रहा है। चलो, और क्या काम है, परमिट्स करता है वो पब्लिकेशन को किसी भी एडवर्टीजमेंट के, वेदर किसी न्यूज़पेपर के अंदर या फिर अदरवाइज, फॉर द सेल और सप्लाई एट द बार्गेन प्राइस, ठीक है ना, कि बार आइए और बार्गेन कीजिए, ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑफर्ड फॉर सेल और सप्लाई एट द बार्गेन प्राइस और फॉर पीरियड that is and in quantities that are reasonable having regard to the nature of the market in which the business is carried on, the nature and size of business and the nature of the advertisement, ठीक है जी। अब वो कर तो रहा है बार्गेन बुर्गेन के लिए, ठीक है जी, that are not intended to be offered for sale, उस बार्गेन प्राइस के ऊपर उनकी इंटेंशन नहीं है बेचने की, लेकिन लिख दिया फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज टू, बार्गेनिंग प्राइस का मतलब होता है एक प्राइस दैट इज स्टेटेड इन एनी एडवर्टीजमेंट, जो किसी एडवर्टीजमेंट के अंदर बताया जाता है, टू बी ए बार्गेन प्राइस के जैसे, बाय रेफरेंस टू एन ऑर्डिनरी प्राइस और अदरवाइज। सिंपल एक रेट बता देते हैं कि भाई कीमतें शुरू फलाने फलाने रुपए से, तो ये बार्गेन बता रहे हैं कि इतने से हम शुरू कर देंगे, आप बार्गेन कर लेना। A price that a person who reads, hears, or sees the advertisement would reasonably understand to be a bargain price, having regard to the price at which the product advertised or like products are ordinary sold, ठीक है। जैसे हम दवाई वगैरह खरीदने जाते हैं तो जो दवाइयों का जो पैकेट होता है, ठीक है ना, जो टैबलेट का जो पैकेट होता है, रैपर होता है, उसके ऊपर प्राइस लिखा होता है, ध्यान रखना ये बार्गेन प्राइस होता है, हम चाहें तो नेगोशिएशन कर सकते हैं उससे। परमिट कर देता है या ऑफर कर देता है गिफ्ट प्राइजेस और अदर आइटम्स विद द इंटेंशन ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग देम, बोल देता है कि एक प्राइज मतलब एक गिफ्ट फ्री, ठीक है ना, एक ऑफर फ्री स्कीम, लेकिन ऐसी इंटेंशन नहीं उसकी, एज ऑफर्ड और क्रिएटिंग इंप्रेशन दैट समथिंग इज बीइंग गिवन और ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज व्हेन इट इज फुली और पार्शियली कवर्ड बाय द अमाउंट चार्ज इन द ट्रांजैक्शन एज अ होल, ठीक है जी। अच्छा फिर देते नहीं, फिर हम्म, हाँ तो फायदा है। हाँ दूसरा यूट्यूब पर पहुंच गया तो कोई, अरे अरे तो अगर चाहें तो फिर ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ गई ना, द कंडक्ट ऑफ एनी कंटेंट, द कंडक्ट ऑफ एनी कंटेस्ट, लॉटरी, गेम ऑफ चांस और स्किल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द सेल यूज सप्लाई ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ योर बिजनेस इंटरेस्ट, ठीक है जी। अगर ये काम भी कर दिया, ठीक है ना, आइए और लॉटरी खींच खेलिए, ठीक है जी, हम कॉन्टेस्ट कराएंगे, जो कॉन्टेस्ट जीत गया उसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे, चलो। Withholding from the participants of any scheme offering gifts, prizes or other items free of charge on its closure the information about final results of the scheme, ठीक है जी, ये भी आ जाता है इसके अंदर। और परमिट क्या, सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स intended to be used or are of a kind likely to be used by a consumer knowing or having reason to believe that the goods do not comply with the standards prescribed by competent authority relating to performance, composition, contents etc। बिल्कुल ठीक बात है जी, ये भी आ जाएगा। इसके बाद परमिट दी होल्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स और रिफ्यूजेस टू सेल द गुड्स और टू मेक देम अवेलेबल फॉर सेल or to provide any service if such hoarding or destruction or refusal raises or tends to raise or is intended to raise the cost of those or other similar goods or services, ठीक है जी। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, सीधा सिंपल, ये लो खत्म हो गया जी आपका, ठीक है जी, एक्ट भी खत्म ही हो गया। आओ, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एस्टेब्लिश, चेक 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 चेक, हाँ, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स नेमली द मिनिस्टर इन चार्ज कंज्यूमर अफेयर का, ठीक है जी, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल बी इट्स चेयरमैन, सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज में बी प्रेस्क्राइब, ठीक है जी। प्रोसीजर फॉर मीटिंग, जाने दो इसको। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट, सॉरी क्या करें, हाँ, द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है जी, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड,
प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस एज केस में भी, ठीक है जी, एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। और क्या है, द राइट टू बी अश्योर्ड, द राइट टू बी हर्ड, द राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है जी। फिर स्टेट लेवल पे प्रोटेक्शन काउंसिल्स आ गई हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट वही है जो सेंट्रल वाली थी। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स आ गई हैं, ठीक है जी। इसके अंदर कौन होता है, कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है जी। सच मेंबर और अदर ऑफिशियल जो बताए गए हैं, ठीक है जी। फिर इसका ऑब्जेक्टिव आ गया है, जाने दो। आओ जरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडेशल एजेंसीज, देयर शैल बी एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द फॉलोइंग एजेंसीज। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, बेसिकली CDRF बोला जाता है अगर स्पेसिफिक नाम लोगे। मैं कंज्यूमर फोरम ना बोल के CDRF बोल दूं तो अच्छा है, अप्रोप्रिएट। known as the district forum, established by the state government in each district of the state, ठीक है जी। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होगा। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में इफ डीम्स फिट एस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट। कल को रोहतक में लेट से बहुत ज्यादा बिजनेस हो जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पास, एक से दो, दो से चार, 10 से 8, 10 करनी पड़ जाए तो कर देगी स्टेट। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में बिल्कुल। B. A consumer dispute redressal commission to be known as the state commission established by the state government in the state by notification. A national consumer dispute redressal commission established by the central government, ठीक है जी। कंपोजिशन डिस्ट्रिक्ट फोरम, ईच फॉर्म के अंदर क्या होगा, एक बंदा हु और हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी ए डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज होने का वो हो बेसिकली, हु शैल बी ईच प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट होगा। बी, दो मेंबर होंगे, वन ऑफ होम शैल बी ए वुमन, जिसके अंदर एक वुमन होगा। हु शैल हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर जिनकी ये क्वालिफिकेशन होगी, नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, पोजेसेस ए बैचलर्स डिग्री, क्या पोजेस करेगा, एक बैचलर की डिग्री पोजेस करेगा, फ्रॉम किससे, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बी ए पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग एंड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 साल इन डीलिंग विद द problems relating to the economics, law, commerce, accountancy, industry, public affairs और administration, इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन शेल बी डिस्क्वालीफाइड, हाँ ये मेंबर के विषय में। जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में तो बोल दिया, लो ग्रेजुएट होगा और डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लायक हो। हाँ वही 35 साल की एज हो, 35 साल प्लस की एज हो, और कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है जी। लॉ का एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस हो ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लायक है, ठीक है ना। चलो, और हैज बीन कन्विक्टेड, हाँ डिस्क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, हैज बीन, अगर वो हैज बीन कन्विक्टेड रहा है, सेंटेंस रहा है इम्प्रिजनमेंट का फॉर एन ऑफेंस व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स, अंडरलाइन करो, मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है जी। ये मोरली भी गलत है, ठीक है जी, किसी के साथ गलत व्यवहार भी कर दिया, क्योंकि पब्लिक डीलिंग का काम होता है इसके अंदर। इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कैसा इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज, लेट्स से डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। ठीक है कोई बात नहीं, काम नहीं करता कोई टेंशन नहीं, चलेगा। लेकिन क्या है, कोई बदतमीज है, लड़ता झगड़ता फिरता है, तो ये क्या है, ये मोरल टर्पिट्यूड के अंदर आ गया, ठीक है। ठीक है ना, काम करता है नहीं करता है तो देखो उसके ऊपर तो इंक्वायरी बैठ जाएगी, लेकिन बदतमीज है, ये हर वो है, ये तो चीजें अलग होंगी ना। ये तो मोरली ही, नैतिक मतलब नैतिक लेवल ही गलत है उसका। is of unsound mind and stands so declared by competent court, has been removed or dismissed from the service of the government or by body corporate owned or controlled by this government, has in the opinion of the state government such financial or other interests as is likely to affect the presidency in the discharge of him by him of his functions as a member। बिल्कुल ठीक बात है जी। लेट्स से स्टेट ही ऐसी है, कमजोर हालत है, भैया हम नहीं संभाल सकते इतना ज्यादा, तो कोई बात नहीं, किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। है सच द डिस्क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को बताया गया वैसे ही। वन ए देख लो, एवरी अपॉइंटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट on the recommendation of a selection committee consisting of the following, namely president of the state commission, chairman साहब, ठीक है जी, सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, मेंबर्स के लिए, ठीक है जी, सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट के मेंबर्स, ठीक हो गया जी। चलो रिकमेंडेशन किसकी आएगी, अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है कंज्यूमर फोरम का, तो चेयरमैन ऑफ कंज्यूमर मिनिस्ट्री। Provided that where the president of the state commission is by reason of absence or otherwise unable to act as a chairman and the selected selection committee, the state government may refer the matter to the chief justice of the high court for nominating a sitting judge of that high court to act as a chairman। ठीक है जी, छोड़ दो इसको, सिटिंग जज कोई बना सकते हैं अगर करना भी होगा आपको।
एवरी मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम वो अपना ऑफिस संभालेगा 5 सालों के लिए और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। ठीक हो गया जी। प्रोवाइडेड दैट ए मेंबर शेल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यस रीअपॉइंटमेंट हो सकती है फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर, अगले 5 साल के लिए, और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर जो भी अर्लियर हो, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ही फुलफिल्स द क्वालिफिकेशन एंड अदर कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट मेंशन्ड इन क्लोज बी एंड सबसेक्शन 1 एंड सच रीअपॉइंटमेंट इज आल्सो मेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक मेंबर जो है वो रिजाइन कर सकता है अगर वो चाहे तो इन राइटिंग में अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑन सच रेजिग्नेशन बीइंग एक्सेप्टेड हिज ऑफिस शैल बिकम वेकेंट एंड मे बी फिल्ड बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन पोजेसिंग एनी क्वालिफिकेशन, वो देख लेंगे ढूंढ लेंगे अपना। Provided also that a person appointed as the president or as the member before the commencement of the Consumer Protection Amendment Act 2002 shall continue to hold, छोड़ दो इसको, ये तो आएगा नहीं। सैलरी और जो ऑनरेरियम जो दिया जाएगा अलाउंसेस उसको पेबल, ठीक है ना, वो कैसे, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरह प्रेस्क्राइब होंगे। ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑन होल टाइम बेसिस शैल बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, होल टाइम बेसिस अगर बना रहे हैं किसी को तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी उसको। जुरिडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम 11 के अंदर है, सीधा सिंपल है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल हैव द जुरिडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस एंड द कंप्लीशन कंपनसेशन इफ एनी क्लेम डज नॉट एक्सीड रुपीज 20 लाख, 20 लाख तक के मुकदमे। एक कंप्लेंट shall be instituted in a district forum with the local limits of whose jurisdiction the opposite party of each of the opposite parties या फिर कोई भी पार्टी जहां पर देर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंप्लेंट एक्चुअली वॉलंटरी रिजाइड करती है, कैरियर्स ऑफ बिजनेस करती है, या उसके बाद ब्रांच ऑफिस है और पर्सनली वर्क गेन करती है। एनी ऑफ द पार्टीज opposite party where there are more than one at the time of the institution of the complaint actually involuntary resides carries on business। ठीक है, देखो सीधी सिंपल सी बात है। लेट्स से अगर आपको रोहतक में कोका कोला कंपनी के ऊपर केस डाला है तो क्या कहीं पर रोहतक शहर के अंदर कोका कोला का कोई सप्लाई ऑफिस है? ठीक है जी, रोहतक जुरिडिक्शन में आप, ठीक है ना। हाँ, ऑपोजिट पार्टी होनी चाहिए जहां पर आप केस डाल रहे हो, ठीक है ना। कोज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस, ये तो सेक्शन 20 सीपीसी सी के 1 के सी के बराबर। मैनर इन विच कंप्लेंट शैल बी मेड, ये आते हैं क्या सवाल? ये तो नहीं आएंगे शायद। प्रोसीजर एडमिशन छोड़ दो, फाइंडिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, कंपनसेशन अपील 15 में एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम में प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन। ठीक है जी। पीरियड ऑफ कितना? 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन सच फॉर्म एज में प्रेस्क्राइब, जो कि प्रेस्क्राइब कराया गया है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। composition of the state commission। ठीक है जी। a person who is or has been a judge of a high court appointed by the state government who shall be its president। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन वाला बंदा, ठीक है जी, या फिर हाई कोर्ट का जज ही इसको प्रेसिडेंट बना दिया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो अपॉइंटमेंट अंडर दिस क्लोज शैल बी मेड एक्सेप्ट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक है जी। नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ द मेंबर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड एंड वन ऑफ होम शैल बी वुमन। ठीक है जी, बाकी सारा का सारा वही है, ठीक है ना। यानी स्टेट कमीशन के उस पर भी यही काम चल रहा है, ठीक है ना। अनसाउंड माइंड सेम टू सेम है, वही प्रेसिडेंट स्टेट कमीशन का, चेयरमैन मेंबर, वो सब कुछ सेम टू सेम है। आगे आ जाओ। जुडिक्शन स्टेट का, ऑफ कोर्स स्टेट आ गया। ट्रांसफर ऑफ केस छोड़ दो, प्रोसीजर एप्लीकेबल टू स्टेट कमीशन छोड़ दो, हियरिंग ऑफ अपील आने दो। कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन के अंदर एक बंदा हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल बी इट्स प्रेसिडेंट। प्रोवाइडेड दैट नो अपॉइंटमेंट शैल बी एक्सेप्ट फॉर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यस, फिर से वही सारा का सारा सिस्टम शुरू हो गया। ठीक है जी, सेम टू सेम है। सेम है। जुडिक्शन पूरा देश आ गया। ये पावर टू एक्स पार्टी हेड, तुम्हारा नेट का तो नहीं होना चाहिए। सर्किट जाने दो। अपील 23 डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाएगी, स्टेट से नेशनल में जाएगी, सिंपल है।
लिमिटेशन पीरियड, फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल छोड़ दो, पेनल्टीज, जहां पर ट्रेडर और पर्सन अगेंस्ट whom the complaint is made or complaint fails or omits to comply with any order made by the district form, the state commission or national commission as the case may be। ध्यान रखना स्टेट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी लिखा हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट चाहे स्टेट चाहे नेशनल, जो भी केस हो, बी सच ट्रेडर और पर्सन और कंप्लेनेंट shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 महीना but which may extend to 3 साल तक, और with fine which shall not be less than 2,000 रुपए बट विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपए और विद बोर्ड। ठीक है जी, अगर फ्री लॉस वगैरह मिलती है बेसिकली। ठीक है जी, चल दो। अपील अगेंस्ट पास अंडर सेक्शन 27, ये अपील वगैरह तो नहीं पूछेंगे शायद, ये तो प्रोसीजर आ गया। प्रोटेक्शन एक्शन टेकन इन गुड फेथ, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, वैकेंसीज और डिफेक्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, पावर टू मेक रूल्स, पावर रेगुलेशन, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, खत्म। ये लो चलने दो, बस ठीक हो गए। आओ, देखो जी, ये तो हो गया है मैकेनिज्म, हो गया, हमने मैकेनिज्म कर लिया, डेफिनेशन कर लिया है, कंज्यूमर के राइट्स कर लिए हैं, रिड्रेसल कर लिया, रिड्रेसल का मैकेनिज्म कर लिया हमने, तीनों फॉर्म पढ़ दिए। अब एमएससीटी एक्ट 1988 करना है, एक तो नो फॉल्ट लायबिलिटी हमने करनी है, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना है, एंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल करना है। ठीक है ना, इसकी जो भी संरचना होती है एमएससीटी की वो करना है बेसिकली। ठीक है, हाँ पी लो, लो एक मिनट, एक सेकंड मेरे लिए भी दिया दोस्त, थैंक यू। मैं इतने एक्ट खोल के रख लेता हूँ। पीडीएफ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्त, वेरी वेरी थैंक। ये बेसिकली, ये तो नए वाला तो जैसे अभी शुरू करा इन्होंने, तो मेरे पास मेरे पर्सनल नोट्स मिल गए हैं मेरे को, ये अब तो चेंज हो चुका है ना ये। हाँ, ये सारा ही चेंज कर दिया, मेरे पास पुराना मिल गया लेकिन, हाँ 1988 पुराना है, नया तो बिल्कुल रिसेंट ही है। वहाँ बस पुराना ही चल रहा है बस। ये रही मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एक्ट, केस कुछ तो नहीं पूछेंगे शायद इसके अंदर से। ठीक है, देखो एक तो करनी है अपने को नो फॉल्ट लायबिलिटी करनी है। देखो सीधी सिंपल सी एक तो बात ध्यान रखना, अब मैंने वो पोस्ट तो नहीं कर दिया है, चलो, एक तो ये बात ध्यान में रखनी है अपने को कि जो बंदा, ठीक है जी, सड़क के ऊपर गाड़ी लेकर उतर आया है, ठीक है ना, ध्यान रखना उसकी लायबिलिटी आ चुकी है। ठीक है जी, आओ जरा नो फुट लाइबिलिटी के विषय में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं।
नॉर्मल मैं बता देता हूँ, ये उसके अंदर देखने की जरूरत नहीं, काम कंफ्यूज हो, विकिपीडिया थोड़ी अजीब सी लगी। देखो, लेट से आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास थार गाड़ी, ठीक है, मैं पर्टिकुलरली बहुत इंटेंशनली नाम ले रहा हूँ। थार रोड के ऊपर दिखते हैं, अब तो इतना बुरा हाल हो चुका है कि लोग हटा लेते हैं अपनी गाड़ी को, साइड में कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि थार वाला, ठीक है ना, ये बात प्रीवियर हो चुकी है। जैसे एक समय पर इनफील्ड बाइक के लिए हुआ था, ऐसे ही थार के लिए हो जाएगा। एक स्टेट के तो आईजी ने बोल दिया है कि थार मतलब स्टूपिड, थार मतलब अपराधी, हाँ बोल दिया है। ठीक है जी, उसके बाद बहुत आउटरीच भी हुआ, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आ गए उस आईजी के खिलाफ। आईजी ने सिंपल बोल दिया कोई माफी नहीं है, ठीक है जी। ये केस जो दिन रात हो रहे हैं, या तो आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं या फिर आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सबकी वीडियो डिलीट। ठीक हो गया? सीधी सिंपल सी बात, आप इतनी बड़ी हॉर्स पावर की चीज लेके रोड के ऊपर उतर के आ गए हो, ध्यान रखना आपके ऊपर तो लाइबिलिटी आ चुकी है। लेट से एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट के अंदर आपकी कोई भी गलती नहीं, आपकी 1% भी गलती नहीं, बट ध्यान रखना क्या आपकी लाइबिलिटी बनेगी? बनेगी। यही है, लाइबिलिटी बनेगी। ये कैसे है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, ठीक है ना। लेट से हम दो, एक मेरे पास गाड़ी है, एक आपके पास गाड़ी है, ठीक हो गया? सही, आप भी रोड के ऊपर उतरे हो, मैं भी रोड के ऊपर उतरा हूँ, ठीक है जी। होता क्या है, मैं लेट से एक्सीडेंट कर देता हूँ, ठीक हो गया, मैंने एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है जी, और आपकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ, लेट से मेरी कोई भी गलती नहीं, बट ध्यान रखना आपका जो नुकसान हुआ होगा वो मैंने जो इंश्योरेंस करवाया है ना, उसके ऊपर लायबिलिटी अराइज होकर वो आपको पे किया जाएगा, क्लेम करना पड़ेगा। यही इसी में ये हाँ 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 ना ना ना, बेसिकली पहले एक एक्सीडेंट होगा। हाँ तो इसमें बेसिकली नहीं नहीं, देखो इसके अंदर क्लेम मत बनाया है ना, एक्सीडेंट की डेफिनेशन है इसके अंदर, एक्सीडेंट तो बेसिकली एक्सीडेंट ही है, ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन ही इसके अंदर, ठीक है नहीं। एक बार जरा आप जाओ, नो फॉल्ट थ्योरी को याद रखो ना। ठीक है जी, मान लो किसी बंदे का एक्सीडेंट, लेट से मैंने आपका एक्सीडेंट कर दिया, आपकी गाड़ी का भी नुकसान हो गया, ठीक है ना, चलो आपको चोट नहीं लगी, या फिर एक ऐसा बंदा बना लेते हैं, एक थर्ड पर्सन बना लेते हैं, ठीक है ना, थर्ड पर्सन वो वाला नहीं जो इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, उसको तो उसके तो शरीर को भी चोट लगी, ठीक है जी, तो अब वो क्या करेगा, रोड के ऊपर कुछ सेटल नहीं होना है, ठीक है जी। रोड पे ये एक्ट किस लिए है कि रोड के ऊपर मत लड़ो, मान लो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी ठुकी, नीचे उतर के एक दूसरे को थप्पड़ मार दिए, चट्टू मार दिए, एक जो है खंजरी उठा रहा है, दूसरा अपनी फरसा उठा रहा है, दोनों होंगे रोड पे। ये बेसिकली इन चीजों को रोकने के लिए बनाया गया है, ठीक हो गया? तो क्या है, चुपचाप अरे भैया इंश्योरेंस है क्योंकि मैंडेटरी है, ठीक है ना, इंश्योरेंस है ना, बस ठीक है, ऐसा कर लेना भैया, क्लेम कर लेना, ठीक हो गया? ये बेसिकली इसलिए है, ठीक है ना। नो फॉल्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरे को कह रहे थे तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। लाइबिलिटी देखो बढ़ेगी, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आ रहे हो, ठीक है जी, इतना पैसा आप पे कर रहे हो, सड़क यूज कर रहे हो, किस स्पीड पे चल, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ेगी। लेट्स से अगर आप आपके पास अगर, चलो ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी लिखा हुआ है ना इसके अंदर सिलेबस में, हाँ, ये दूसरा ही कंसेप्ट है। मैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको बता देता हूँ। देखो, जब हम इंश्योरेंस कराते हैं रोड पे, ठीक है ना, तो दो या तीन प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं बेसिकली जो रोड पे कराए जाते हैं, ठीक है ना। देखो, एक तो इंश्योरेंस वो होता है कि जहां पर आपकी इंटेंशन बहुत ही ज्यादा फेयर होती है, बहुत ही ज्यादा प्योर होती है, कि भैया रोड है, ठीक है ना, और समझदार वाली इंटेंशन है, भाई रोड है, कल को भाई मेरा भी नुकसान हो सकता है, सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है, तो कोई बात नहीं, अभी चले जाएंगे 10-15 हज़ार या 20-30 हज़ार चले जाएंगे, ठीक है ना, एक साल के लिए बात निफराम हो जाएगी। लेट से एक्सीडेंट हो गया, जानबूझ के कोई नहीं ठोकता, अनटिल पागल ना हो, ठीक है जी। अगर मान लो कुछ नुकसान हो जाएगा तो मेरी भी भरपाई हो जाएगी, उसकी भी भरपाई हो जाएगी, ठीक है ना, तो सिंपल इंश्योरेंस करवाएगा वो, ठीक। एक दूसरे प्रकार का इंश्योरेंस होता है
जिसका पर्पज सिर्फ इंश्योरेंस ना होने के कारण जो पुलिस की पेनल्टी पड़ती है, जो चालान कटता है, सिर्फ उस चालान से बचने के लिए, ठीक है ना, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको। उसके अंदर क्या होता है कि लेट से मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है ना। अब होता क्या है, मैंने आपकी गाड़ी ठोक दी है, ठीक है, मेरी गाड़ी भी ठुक चुकी है, उसमें भी बहुत नुकसान हो चुका है, ठीक है ना। मेरी गाड़ी तो मैं पैसे अपने पैसे से ठीक करवाऊंगा। जो आपका नुकसान हुआ होगा ना, वो थर्ड पर्सन, क्योंकि वो थर्ड पर्सन आप हो बेसिकली, ठीक है ना। आपको मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी से आपका नुकसान का पैसा बर्बाद किया जाएगा, ठीक है ना। ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। हाँ, आप जैसे पॉलिसी बाजार खोलोगे तो आप क्या है, सिंपल जैसे करते हैं ना, जैसे बाइक बुक का अगर इंश्योरेंस कराना हो, तो मैं जनरली जैसे क्या है कि कई बार मैं करा देता हूँ उसको एक आधे व्हीकल का ना, कि भाई थर्ड पार्टी करा लिया। अब जैसे स्कूटर है, उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने चलानी है, ठीक है। तो आप स्पीड में चलती है नहीं, तो खाम का इतना पूरा फुल फ्लैश इंश्योरेंस करवाए क्या फायदा है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया, वो अपना 500-700 रुपये में हो जाता है, ठीक है जी। कितना 200-300 में हो जाता है साल का, ठीक है जी। वो अपना कराया, अपना निकला। पुलिस वाले को नहीं पता चलता, पुलिस वाले तो देखे भाई इंश्योरेंस है कि नहीं, भाई ये देखिए इंश्योरेंस है, ठीक है ना। चालान से पीछा छूट जाता है बस। ठीक हो गया। हाँ, बस यूँ है कि जो 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 जवान बच्चे हैं ना, उनको तो सारे ही करवाना चाहिए। देखो, तीन चीजें हैं, नो फॉल्ट लायबिलिटी है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और क्लेम ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है ना। देखो, इसके अंदर डेफिनेशन क्लोज करेंगे हम। और मुझे जरा एक बार देख के बताओ कहाँ कहाँ से आते हैं। नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, एज लिमिट, ग्रांट, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव। अच्छा, चलो, फिर मैं मोटा मोटा करा देता हूँ इसके अंदर, जो मतलब इम्पोर्टेंट है, जो बहुत मोटा मोटा वही करा देता हूँ फिर, तो क्या। लाइसेंसी ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरियर्स, ठीक है जी, ये नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, ये नहीं है। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड मेंटेनेंस, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, मोटर व्हीकल टेम्परली लीविंग और विजिटिंग इंडिया, लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट, ये आ गया। ये करना है अपने को। हाँ, नो, विदाउट फॉल्ट, नो फॉल्ट लाइबिलिटी। एक ये आ गया, इंश्योरेंस ऑफ मोटर, ये आ गया, इसके अंदर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आ जाएगा। हम्म, ये क्लेम ट्रिब्यूनल, ये क्लेम्स आ जाएंगे, ये कौन कौन से आ गए। यस, 10, 11, 12, मैं डेफिनेशन भी नहीं करा रहा हूँ इसको, ठीक है। ये कराऊँ ना, डेफिनेशन दिया नहीं। चलो, लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट। जहां पर डेथ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी बंदे की, हैज रिजल्टेड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, किससे, एक्सीडेंट के कारण, अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ए मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट, और मोटर व्हीकल्स के एक्सीडेंट, द ओनर्स ऑफ द व्हीकल शेल, or as the case may be, the owner of the vehicle shall jointly and severally be liable to pay compensation in respect of such death or disablement in accordance with the provisions of this section। अगर किसी की मृत्यु कारित हो गई है, डिसेबल हो गया भैया वो, ठीक है, तो क्या है, कंपनसेशन दिया जाएगा। The amount of compensation which shall be payable under subsection 1 in respect of the death of any person shall be fixed sum of 50,000 rupees, and amount of compensation payable under that subsection in respect of the permanent disablement of any person shall be fixed sum of 20,000 rupees, ठीक है जी। फिर लाइबिलिटी फिर पॉकेट से पे करना पड़ेगा, जेब से देना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये ट्रांसपोर्ट, ये एमएससीटी की जो चार्जेस लगेंगे, ठीक है जी, और ट्रांसपोर्ट जो ऑफिस का जो चालान वगैरह कटेगा, पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट होगी, वो अलग। हाँ, ठीक है जी। चलो जी। 124। हम्म, हम्म,
मतलब ऐसा नहीं है, मान लो खाली स्पीड में है ड्राइविंग और एक्सीडेंट हो गया, बंदा निपट गया, रोड क्रॉस कर रहा था निपट गया, ये कैसे लिखा जाता है? हाँ हाँ ठीक है। अब स्पीड में ऐसे उसको रैश कहेंगे, मतलब ये कैसे क्या? उसको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना, उसको मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहेंगे, सिंपल एक्सीडेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। एक्सीडेंट में आ रहा है तो वो बंदा अब रोक ली गाड़ी, वो क्या क्या? जिसने मतलब जैसे ठोकी है, जिसने ठोकी है, हमने रोक ली गाड़ी, हाँ क्योंकि भाग गया तो फिर तो ऑफेंस हो जाएगा हाँ हाँ इसका, हाँ, वो 106 बिल्कुल हाँ, सब स्पेशल 106 दो ऑफेंस अब हो। रुक गया तो इसके बाद अब क्या होगा, पुलिस मतलब क्या पहचान लगाएगी, कहाँ ये फूल होगा, सिंपल, या लाइबिलिटी क्या है मतलब कुल मिला के? सिंपल एक एक्सीडेंट जो है वो रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, आप पुलिस में नहीं जाएंगे, थाने थोने में जाने की जरूरत नहीं है, ये जो हाईवे के ऊपर रहती है, ठीक है ना, हाईवे पुलिस होती है जो ट्रैफिक बेसिकली, पुलिस ही आएगी, ट्रैफिक पुलिस जो होती है ना, ना वो नहीं आएगी, थाने वाली नहीं ये आएगी, डायरेक्ट है ना, थाने वाली नहीं आएगी, रोड वाली ही आएगी। आती है सर, हाँ, 112 आती है, देखिए नहीं, जरूरी थोड़ा ना शहर में एक्सीडेंट हो, हाईवे पे हाईवे की बात करते हैं, ठीक है ना, शहर वाले चोट लगता ठीक है, है ना, मैं इसी कारण से कह रहा हूँ, लेट से थाना लगता है शहर में हुआ है, हाईवे शहर के अंदर से जा रहा है, तो जो थाना लगता है वो थाने वाला आएगा। लेट से शहर के बाहर हो तो फिर थाने थोड़ा, ठीक है ना। इसी कारण से नेशनल हाईवे पुलिस अथॉरिटी बनाई हुई है, ठीक है ना, वो जो नेशनल हाईवे के ऊपर होती है। सिंपल पुलिस तो नेशनल हाईवे पे चढ़ के चालान भी नहीं काट सकती है, ठीक है जी, उनको तो अलाउड भी नहीं है। तो ये ना मर्डर का जो कम से, नहीं, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का केस नहीं है, ठीक है जी। सिंपल जो है, एक डेथ है उसको रिकॉर्ड करा दिया जाएगा, उसका पंचनामा वगैरह हो जाएगा, और एक्सीडेंट हुआ है, ऑफ कोर्स मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ है, सिंपल उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, पंचनामे के अंदर ही लिख लिया जाएगा, यस, इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अंदर पुलिस वाला ही लिख लेगा। ड्राइवर को सजा कुछ नहीं मिलेगी, ना, सजा कुछ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और रेड ड्राइविंग का होता है तो खाली रेड ड्राइविंग नहीं मिलेगी सजा, अगर रैश कर रहा है उसके बाद है तो फिर वो जो उसके अंदर बनेगा, ठीक है ना, ये अपना फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा न्यूसेंस वाले में जो बनेगा उसमें उसमें जाके सजा मिलेगी। है, किसी को भी ऊपर, हाँ ऐसे होता है, एमएससीडी में तो कई फाइलें ऐसी भी होती है जो अदरवाइज बनाई जाती हैं, ठीक है ना, जबरदस्ती का एक्सीडेंट दिखाया जाता है ट्रक वाले का, ट्रक वाला फिर भाग गया ये बताया जाता है, वो खाम खा के किसी के आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह किसी किसी का, क्योंकि फेक बने होते हैं, वो जमा करा के पूरे पूरे के फेक केसेस बना के और इन्वेस्टिगेशन तो हो कंपनसेशन। गया कि क्या पता मर्डर सिंपल है, इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट हो गई, अगर करने की जरूरत है तो हो जाएगी। मतलब ऐसा लगे कोई वो हाँ ये बोल रहे कि जो उड़ा है इसने उसने उड़ाया था रात में, बिल्कुल, लेट से पुरानी रंजिश है या पुराने उसने हमले हमले कर रखे हैं, ठीक है जी, उसका कराया जाएगा, ठीक है जी। अब आज सुबह की मैं न्यूज़ देख रहा था, ये कल परसों क्या हुआ, एक पीसफुल कम्युनिटी से हमारी से एक वो है एडवोकेट है, और उसको किसी ने स्कॉर्पियो गाड़ी से उड़ा दिया। वो क्या करता था, जितने भी ये उल जुलूल कब्जे होते थे वक्फ बोर्ड की तरफ से, वो उनका स्टैंडिंग काउंसिल होता था, वो बस उनके केसेस सुनता था, ठीक है जी, फ्री में या किसी जैसे भी कुछ, ठीक है जी। अब वो क्या है, सुबह सुबह वो तैयार होके या पता नहीं सुबह सुबह वो अपनी घर के बाहर जो गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है, इतनी देर में एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी होती है, और वो उसी समय एक्सीलरेट पे दबा के और लिटरली उसकी तरफ मोड़ के गाड़ी को और उड़ा देता है उसको, मर जाता हूँ, द स्पॉट खत्म हो जाता है, ये वीडियो पे अवेलेबल है, ठीक है ना। लेट्स से केसेस हैं, लगे तो मतलब यस ऐसा करवा अगर सकते हैं। सिनेरियो हो जाए, कोई उड़ जाए स्पीड में गाड़ी हो, हम्म, तो फिर रोक लो और बुला लो पुलिस, ये बिल्कुल रिपोर्ट बिल्कुल, है, बिल्कुल बिल्कुल, भागने की बजाय तो, बिल्कुल ठीक है जी, ये ज़्यादा सेफ रहेगा, एक्सीडेंट हो गया है कुछ ऊपर नीचे हो गया है, नुकसान हो गया है, तो उसी से मरु तो को सिचुएशन ऐसी सीधा। हो तो कि सर मतलब उड़ा दिया, लोग एक ही मिनट में इकट्ठे हो गए, हम्म, अभी उतरा तो यार कुछ भी पिटा होना, कोई बात नहीं, रुकने की जरूरत नहीं है मतलब आपको, आगे जाके नहीं इधर नहीं उधर, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसको फोन पे करोगे जी, मेरे तो पीछे पड़ गए लोग, मैं आगे निकल जाऊँ। ऐसा कर सकते हैं कोई थोड़ी इधर उधर जाके कि हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल आए सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब कर सकते रिपोर्ट हैं, करना नहीं है, ये बिल्कुल रिपोर्ट आपको करना रिपोर्ट करना पड़ेगा, वरना फिर हिट एंड रन में आ जाएगा, थोड़ी ठीक है सीरियस जी। सिचुएशन है सिंपल ना, देखो, डेथ के ऊपर तो 50,000 लिख दिया इसमें, ठीक है जी, परमानेंट डिसेबिलिटी में 25,000 लिख दिया है, ठीक है ना। अब जिसने जो भी क्लेमेंट है, जो इस एक्ट के अंदर जो क्लेम करेगा 25,000 या 50,000 जो भी कुछ क्लेम करेगा, उसको सामने वाली पार्टी के जो इन्होंने जो रॉन्गफुल एक्ट किया था, नेग्लेक्ट एक्ट किया था, डीन की तरफ से डिफॉल्ट है, ये तो इवन स्टेट करने की भी जरूरत नहीं है, जो भी कंप्लेंट है या फिर जो भी कंपनसेशन सीकर है, उसको ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि सामने वाला रैश चला रहा था, नेग्लिजेंट चला रहा था, वो तो प्रिज्यूम्ड है, वो तो सिंपल ये बोलेगा जी फलानी गाड़ी, फलाना नंबर, फलाना ड्राइवर, ड्राइवर, ठीक है जी, उसके कागज उसकी इन्वेस्टिगेशन अलग से चल रही है, इस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है जी, रोड पे एक्सीडेंट है आपके सामने हूँ जी, आपको मेडिकल कराना है मेडिकल कराओ, आपको अगर दिखाई दे रहा है यू इफ यू आर सेटिस्फाइड मेरे को कंपनसेशन दे दो, कोर्ट देख कर सेटिस्फाई होगी तो भी कंपनसेशन दे देगी,
ठीक हो गया। और ये जो भी कंपनसेशन दिया जा रहा है ध्यान रखो, ये 163 ए के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। पहले 163 ए देख लेते हैं जरा। कंपनसेशन काम कंप्यूट करना पड़ता है ना बेसिकली। ये लो 163 स्पेशल प्रोविजन एज द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला बेसिस। ठीक है जी, ध्यान रखो सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ 50,000 ही मिल जाएंगे ना। लेट से वो बंदा काम करता था तो भाई कौन सा काम करता था। एक बंदा जो है उसकी महीने की इनकम 10 लाख थी, एक वो बंदा है जो दिन में 100 रुपए कमा रहा है। ठीक है ना, कितनी उम्र थी उसकी, कितना क्वालिफाइड था, आगे कितना प्रमोट कर सके, आगे कितना बेसिकली डेवलप कर सकता था पैसों में उम्र में। तो उसका पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बना थे, ठीक है ना, बेसिकली फिट किया हुआ है सेक्शन 163 ए के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके पैसा जो है कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है उसको। ठीक है, देखो जी, notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force or instrument having the force of law, the owner of the motor vehicle of the authorized insurer shall be liable रहेगा to pay in the case of death or permanent disability due to the accident arising out of the use of the motor vehicle, compensation as indicated by the second schedule to the legal heirs of the victim। yes, किसको, victim के legal heir को, as the case में भी, जो भी केस हो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब होता है सेम मीनिंग जो कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर बताया गया है। इफ एनी क्लेम और कंपनसेशन अंडर सेक्शन 1 द क्लेमेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्लीड और एस्टैब्लिश दैट द डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी जो इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम हैज बीन मेड वाज ड्यू टू रॉन्गफुल एक्ट एंड नेग्लेक्ट और डिफॉल्ट ऑफ द ओनर ऑफ द व्हीकल के कारण हुआ है, या फिर व्हीकल कंसर्न और एनी अदर पर्सन उसके कारण हुआ है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। The central government may, keeping in the view of the cost of the living, by the notification in the official gazette from time to time amend कर सकती है शेड्यूल को। अब ये बेसिकली कहाँ लिखा गया है, ये बेसिकली शेड्यूल में जो है कैलकुलेशन लिखी गई है। ठीक है ना, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है ये दिया जाता है सारा का सारा पैसा। मेडिकल एक्सपेंसेस ये देख रहे हो, ये पेन ग्रीवियस इंजरीज, ये फलाना लॉस कंसोर्शियम, लॉस ऑफ स्टेट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, जनरल डैमेजेस इन केस, ये देखो सारा का सारा एज का हिसाब किताब आ गया। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब बनाया जाता है। इस हिसाब से फिर उसको पैसे जोड़ जाड़ के, मान लो कोई यूं है कि भाई बहुत बढ़िया कमाई कर रहा था और बहुत बढ़िया कमाई शुरू में ही लगा था, ठीक है जी, और बढ़िया मतलब कम सी उम्र में मर गया, अच्छा कंपनसेशन बन जाएगा उसका। यस, उसके इंश्योरेंस है, इसी कारण से इंश्योरेंस है बेसिकली। ठीक हो गया, वापस से है जी। इंश्योरेंस में लिमिटेड होगा सर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है लिमिटेड अमाउंट का होगा कि 1 करोड़ का है। वो हमारे लिए लिमिटेड है कि हम उसमें से कुछ नहीं ले सकते। लेट से मेरे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है और मैंने आपकी गाड़ी ठोक दी, आपकी गाड़ी पे भी डेंट डेंट पड़ गया, आपको भी चोट लगी, मेरी गाड़ी पे भी डेंट पड़ गया, ठीक है जी, मुझे भी चोट लगी। मेरी चोट मैं अपने पैसे से ठीक करवाऊंगा, मैं इंश्योरेंस से नहीं ले सकता क्योंकि थर्ड पार्टी है, ओनर के लिए नहीं। ठीक है ना, इंश्योरेंस होल्डर के लिए नहीं। मैं अपनी गाड़ी ठीक नहीं करा सकता क्योंकि गाड़ी भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ, आप चाहो तो आप क्लेम कर सकते हो। ध्यान रखो, लेट से आपकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस है, मेरी गाड़ी का भी इंश्योरेंस है, लेट से आपका थर्ड पार्टी, मेरा भी थर्ड पार्टी। ठीक है जी, एक्सीडेंट कैसे हुआ, जैसे आपकी गाड़ी तो खड़ी है, मैंने खड़ी खड़ी में मार दी, ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, आप अपने इंश्योरेंस से क्लेम करोगे। क्यों क्लेम करोगे भाई, मेरी तो गाड़ी खड़ी है, ठीक है ना, आपके इंश्योरेंस है, फिर जो है मेरी इंश्योरेंस कंपनी की उससे संपर्क में करेगा, मेरे से पैसा लेके आपकी इंश्योरेंस कंपनी वाला आपको पैसे देगा। अगर वो नहीं दिलवा पा रहा है, लेट से आपका इंश्योरेंस वाला नहीं दिलवा पा रहा है, तो फिर आप क्लेम डालोगे। यस, एमएससीडी कोड किया। ठीक हो गया, आगे आ जाओ। छोड़ दो, सिर्फ 140 ही था इसके अंदर और कुछ नहीं था। सिंपल हेडिंग से कर लो कि प्रोविजंस एज टू दी अदर राइट्स टू क्लेम कंपनसेशन फॉर डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी 141 में है, परमानेंट डिसेबलमेंट 142 के अंदर है। ठीक है जी, 100 ये क्या है, इंश्योरेंस ऑफ मोटर अगेन थर्ड पार्टी रिस्क। ठीक है ना, आ जाओ इसके अंदर जो है अपने को बेसिकली 163 था इसके अंदर इम्पोर्टेंट। लाइबिलिटी पे आ जाओ, सी वेयर यूज्ड when wherever used in relation to the death or bodily injury to any person includes liability in respect thereof under section 140। पॉलिसी प्रॉपर्टी छोड़ दो, necessity for insurance against third party risk,
No person shall use except as the passenger or cause or allow any other person to use a motor vehicle in a public place unless there is in force in relation to the use of the vehicle by that person or that person as the case may be a policy of insurance complying with the requirements of this chapter. आप किसी भी ऐसे एरिया में अपना व्हीकल लेकर नहीं उतर सकते जहां पे थर्ड पार्टी खड़ा हुआ है जब तक आपके पास उस बंदे के लिए इंश्योरेंस ना हो। अपने लिए इंश्योरेंस हो चाहे ना हो निकल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए अगर आपके पास एटलीस्ट इंश्योरेंस नहीं है यू आर नॉट सपोज टू अपीयर ऑन द रोड्स। ठीक है ना, सिंपल। यस, आप अपना कराओ चाहे मत कराओ, ये तो सरकार दे रही है आपको। ऐसा करना जैसे पब्लिक, जैसे ये है ना इंश्योरेंस से जुड़ी हुई एक वो है बेसिकली, एक ऐप है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पे सर्च करना आ जाओ, ठीक है ना, सिंपल बोलना थर्ड पार्टी, उस पर टाइप कर देना थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के रेट कंपेयर करना और अदरवाइज जो जनरल इंश्योरेंस उसके रेट कंपेयर करना, जमीन आसमान का फर्क है। वन थर्ड तो कम से कम फर्क मिलेगा ही मिलेगा। Subsection shall not apply to the vehicle owned by the central government or state government and used for the government purposes unconnected with any commercial enterprises। ठीक है जी, आगे आ जाओ, कुछ खास नहीं इसके अंदर। Requirement of policies and limits of liabilities. In order to comply with the requirements of this chapter, a policy of insurance must be a policy which is used by a person who is authorized insurer। ठीक है जी, इंश्योर छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। Validity of the policy, insurance issued, छोड़ दो। Duty of the insurance, third party risk 149 पे हेडिंग से कर लो। Duty of the insurers to satisfy judgments and awards against persons insured in respect of third party। yes, अगर जजमेंट में आ गया है, जजमेंट के अंदर लिख दिया है कि भाई नुकसान हो गया है थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी का जो नुकसान है थर्ड पार्टी इंश्योरर जो है कंपनी को वो पे करेगी। ठीक है ना, तो ये जो कंपनी है इंश्योरेंस जो कंपनीज है इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। राइट ऑफ थर्ड पार्टीज अगेंस्ट इंश्योरर्स ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ द इंश्योर्ड। कोई बात नहीं, इंश्योरेंस इसलिए करवाया जा सकता है ताकि सारा का सारा पैसा उगाया जा सके। ड्यूटी ऑफ द गिवन, चलो जी छोड़ दो, छोड़ दो। स्टेटमेंट छोड़ दो, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इफेक्ट ऑफ डेथ छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, ये प्रैक्टिस के लिए तो है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे नेट में पूछे जाएंगे। हाँ, नहीं, प्रैक्टिस का भी है। ड्यूटी टू फर्निश पर्टिकुलर व्हीकल इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, यस ऑफ कोर्स ड्यूटी है, जितने भी इन्वॉल्व हैं व्हीकल उनकी जानकारी देनी पड़ेगी। स्कीम मीन्स स्कीम, रिफंड इन सर्टेन 163 आपने कर ही लिया है। इसके अलावा क्या है, बस यही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर ना। ये बेसिकली क्या है, ज़्यादा तो उसी में ही होता है। 165 पे देख लो, 165 देखो, क्लेम इस सेक्शन के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है ना, एमएससीटी क्लेम अंडर सेक्शन 165। ठीक है जी, स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट कॉन्स्टिट्यूट करेगी वन और मोर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स को बिफोर, जितने भी मतलब बनानी है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो अपना बना देगी। ठीक है ना, वो वाले बॉडीज। ठीक है, ये क्लेम ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट such number of the members of the state government may thinks fit to appoint and where it consists of दो या दो से ज्यादा members one of them shall be appointed as the chairman। ठीक है जी, यानी वही ये जो एमएससीटी फोरम है, एमएससीटी ट्रिब्यूनल है, इसके अंदर भी एक कौन होता है, जैसे कंज्यूमर फोरम के मेन जज को तो बोलते हैं चेयरपर्सन, सॉरी प्रेसिडेंट, इसके अंदर बोलते हैं चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ एमएससीटी ट्रिब्यूनल। ठीक है ना, a person shall not be qualified for the appointment of a member of the claims tribunal unless he or has been a judge of a high court or has been a judge of district court, is qualified for the appointment of judge of a high court या फिर district judge। ठीक है ना, जहां पर दो या दो से ज्यादा more claims tribunals are constituted for area, state government में for general special order regulate करेगी distribution जो भी business है उनके बीच में। ठीक है ना, एप्लीकेशन 166 की बनाई जाएगी। इसके अंदर क्या डिटेल आएगी, सीधा सिंपल, एप्लीकेशन बाय अ पर्सन हु हैज सस्टेन्ड द इंजरी, उस बंदे के द्वारा होगा, बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर डेथ हैज रिजल्टेड फ्रॉम द एक्सीडेंट, बाय ऑल और एनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज, वो फिर इन्हीं के द्वारा डाली जाएगी। बाय एनी अर्जेंट एजेंट ड्यूली अथोराइज्ड बाय द पर्सन
इंजर्ड और ऑल और एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज एज द केस में भी जो भी केस है, ठीक है जी, उनके थ्रू ये केस डाला जाएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन बेसिकली 166 की डलेगी, 167 पे आ जाओ। ऑप्शन रिगार्डिंग क्लेम्स फॉर कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, जहां पर डेथ या फिर बॉडीली इंजरी किसी बंदे को गिव राइज टू ए क्लेम फॉर कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट एंड आल्सो अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, द पर्सन एंटाइटल्ड टू द कंपनसेशन मे विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 10 क्लेम सच कंपनसेशन अंडर ईदर ऑफ दोज एक्ट्स बट नॉट अंडर बोथ, किसी भी एक एक्ट के अंदर वो क्लेम कर लेगा, दोनों के अंदर क्लेम नहीं करेगा। अवॉर्ड द क्लेम्स टू द ट्रिब्यूनल, ये 168 के अंदर है, ठीक है जी। अब मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, नोटिस देना पड़ेगा इंश्योरर को, ठीक है जी, और हियरिंग करनी पड़ेगी जिसके अंदर इंश्योरर भी आएगा, ठीक है जी। इंक्वायरी अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो इंक्वायरी करी जाएगी, ठीक है ना, क्लेम की। एमएसपी 8 क्या है, एडी की ना 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 एमएसपी नहीं, हाँ दूसरे स्टेट में जरूर आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोर्ट डिसाइड कर देगी, कोर्ट के हिसाब से जो भी सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट है, ठीक है जी। 169 पे प्रोसीजर है, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द क्लेम्स ट्रिब्यूनल, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। समरी प्रोसीजर फॉलो करेगी, जो मेन चीज़ है इसके अंदर, ठीक है जी। ऑल द पावर, सारी की सारी सिविल कोर्ट की पावर जो है वो एक्सरसाइज करेगी, ठीक है जी। और इसको सेक्शन 199 195 सीआरपीसी के पर्पज से सिविल कोर्ट प्रोसीडिंग्स माना गया है, ठीक है ना। चलो जी, इम्प्लीड करना किसको, इंश्योरर को, सर्टेन केसेस के अंदर जहां पर बेसिकली कोलूजन पाया गया है बिटवीन क्लेमेंट एंड इंश्योर्ड के बीच में, ठीक है ना। इंश्योर्ड पर्सन हैज फेल्ड टू कंटेस्ट द क्लेम, ठीक है जी, फिर क्या करेंगे, इम्प्लीड करना पड़ेगा आपको इंश्योरर को, ठीक है जी। अवार्ड जो है 171 के अंदर है। Where any claim tribunal allows a claim for the compensation made under this act, such tribunal may direct that in addition to the amount of compensation, simple interest shall also be paid, ठीक है जी। जितना भी अमाउंट बनाया जाएगा उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे आ जाओ, अवार्ड ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट इन सर्टेन केसेस, 172 के अंदर कंपनसेटरी कॉस्ट के बारे में लिखा गया है, ठीक है जी। 173 में सिंपल अपील है, अगर अपील करनी है, ठीक है जी, एंटरटेन बाय द हाई कोर्ट अनलेस ही हैज डिपॉजिटेड विद द 25,000 रुपीज और 50% ऑफ द अमाउंट सो अवॉर्डेड, ठीक है जी, उस बंदे के द्वारा जिसके अगेंस्ट में अवार्ड आया है। बेसिकली रिकवरी ऑफ मनी 174 के अंदर है, फ्रॉम इंश्योरर एंड एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू, बस इतना सा कर लो, तो ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। 175 बार ऑन जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है जी, एक बार एमएससीटी में पहुंच गया तो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बार हो जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है, सेक्शन 12 के अंदर आ जाएगा। बस ये लो हो गया भैया तुम्हारा, ये तुम्हारा एमएससीटी का एक्ट हो गया है। हो गया खत्म। दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, कंपटीशन एक्ट 2002 है क्या वो। बताओ। देखो इसके अंदर क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार देख लेते, दर्शन कर लेते हैं बस, कोई बात नहीं, इसके दर्शन कर लेते हैं एक बार। क्या हो गया, हाँ आपकी बेसिकली शुक्रवार से क्लासेस कराऊंगा जो आपकी वैसी रहेंगी। हाँ एनडीपीएस करेंगे, 9 से 11, फिर तुम्हारा ये समय जो है वही हो जाएगा, फिर 11:30 से 1:30 हो जाएगा तुम्हारा। ये जो है ना सिलेबस में बस यूँ लगा लो कि हफ्ता भर और मैं ख़त्म करा दूंगा तुम्हारा ये। देखो जी, एक तो ये करना है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट, अच्छा एक ही में अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन कंपनी, ये तो सारे ही इसी में ही आ गया, तो चैप्टर 2 के अंदर ही आ गया।
देखना, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉम्बिनेशंस। अरे वाह, कितने 3 4 5 6। कंपटीशन कमीशन इंडिया, फिर ड्यूटीज पावर एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन, ड्यूटीज डायरेक्शन जनरल, पेनल्टीज, ठीक है बता दे एडवोकेसी, फाइनेंशियल, एक सेकंड, अपीलेट ट्रिब्यूनल, मिसलेनियस, ये अभी खत्म कर लो। अरे बस ये है क्या, नहीं ये तो आगे है ना। सब रिपीट करते हैं कुछ नहीं, जाने दो। देख ले वो पड़ेगा पढ़ कर ही चलो कोई बात नहीं, अगर आप कल करना चाह रहे हो तो कल कर लें, अच्छा खासा है क्योंकि 2 बेरेक्ट भी निपटाने हैं अब। ठीक है, चलो कोई टेंशन। याद हो जाएगा कल की क्लास में रिवीजन हाँ ये तो है। जैसे वो याद हो जाएगा हम्म, चलो फिर ये जो है आपका कंपटीशन एक्ट और टोर्ट कल निपटा लेते हैं।